जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ सेशन से हम अलग अलग सर्विसेज के रिगार्डिंग इन डेप्थ नॉलेज गेन कर रहे हैं। अभी तक हमने इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स के रिगार्डिंग नॉलेज गेन कर ली है। इसी सीरीज में आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस के रिगार्डिंग इन डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे, जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस ऑफिसर बनना एक ऐसी चीज है जिसके रिगार्डिंग बहुत बच्चे बचपन से ही ड्रीम देखना स्टार्ट कर देते हैं। पता कुछ नहीं होता है कि क्या है एग्जैक्ट वर्क प्रोफाइल, क्या अलग अलग पोस्टिंग्स हैं, किस तरह की लाइफ आप जियोगे, जस्ट बिकॉज एक आउटर लेयर देखी होती है सोसाइटी के अंदर। पेरेंट्स ने एक बहुत पंपिंग दे रखी होती है, टीचर्स की तरफ से बहुत कुछ सुना होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बच्चा बचपन से टॉपर होता है वो तो बचपन में ही ये सपना देखना स्टार्ट कर देता है। ये भी नहीं पता होता कई बार कि इसके अंदर अगर एंटर करना है तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना होगा। ये भी हाल है कुछ बच्चों का कि कई बार तैयारी स्टार्ट कर देते हैं या सोच रहे होते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनूंगा, बट उनको ये नहीं पता होता कि आईएएस के अंदर एसडीएम, डीएम के अलावा भी पोस्ट होती हैं। कई बच्चे इस तरह की चीजें पूछते हैं किसी आईएएस ऑफिसर से कि सर आप डीएम कब बनोगे, आप डीएम क्यों नहीं हो अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो। तो इस तरह की चीजें क्लियरली बताती हैं कि बहुत बच्चों को बिल्कुल भी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती इस सर्विस के रिगार्डिंग। इसके अलावा ये एक ऐसी सर्विस है जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विदाउट एनी डाउट अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भर देते हैं। चाहे पूरी नॉलेज ना हो फिर भी एक भेड़ चाल में अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को भरेंगे, बाय डिफॉल्ट इसी को ही भरेंगे। सो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि इस सर्विस के अंदर अलग अलग पोस्टिंग्स क्या हैं, उनकी हिरार्की क्या है। जब आप स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हो, फील्ड में काम करते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हो, तो आपके किस टाइप के डेजिग्नेशंस रहते हैं। उसके अलावा आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा, आपको किस किस टाइप की फैसिलिटीज मिलती हैं अलग अलग पोस्टिंग्स में। उसके अलावा किस तरह के प्रेशर, किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इस सर्विस के रिगार्डिंग एक अच्छा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको ये क्लैरिटी हो सके कि आप इस सर्विस के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो या नहीं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको पहली पोस्टिंग कौन सी मिलती है, और जब आप फील्ड में काम करते हो तो किस किस टाइप के आपको डेजिग्नेशंस मिलते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होती है कि फील्ड पोस्टिंग क्या है, एक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग क्या है। वो चीजें अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहली पोस्टिंग आपको मिलती है वो मिलती है एक एसडीएम की पोस्टिंग। अब ये एक एसडीएम ऐसी पोस्ट है इंडिया के अंदर, एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, कि हर इंसान को पता है, चाहे कोई इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो, हर इंसान को पता है। क्योंकि ये पोस्ट ऐसे ही हैं जिनसे हर इंसान को काम पड़ता ही पड़ता है। डीएम साहब के ऑफिस जाना है, एसडीएम साहब के ऑफिस जाना है, लाइसेंस बनवाना है, कुछ भी करना है, आपका इनके ऑफिस से काम पड़ेगा ही पड़ेगा। ये एक तरह से आप कह सकते हो आपके एरिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स होती हैं। आपके एरिया में जो ऑफिसर्स लगे होते हैं मोस्ट हाईलाइटेड ऑफिसर्स होते हैं ये। तो पहली पोस्टिंग होती है एसडीएम, जिसका नाम है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब पोस्टिंग्स की बात करने से पहले हम एक चीज ये समझ लेते हैं कि हमारी जैसे कंट्री है, पूरी कंट्री को आपको पता है स्टेट्स और यूटीज में डिवाइड किया हुआ है। अब एक स्टेट का आगे फर्दर बाइफर्केशन क्या होता है, डिविजन्स। डिविजन्स का आगे फर्दर बाइफर्केशन होता है डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स के बाद अलग जो एक आगे आपको बाइफर्केशन मिलेगा वो सब डिवीजन का मिल जाएगा। आप समझ सकते हो कि डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिवीजन। एक सब डिवीजन का जो मजिस्ट्रेट होता है उसको बोलते हैं एसडीएम। अब एसडीएम से ऊपर अगली पोस्टिंग जब आपका प्रमोशन होगा वो क्या होगी, एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को असिस्ट करता है। डीएम, जो कि सबसे आपको फेमस एक पोस्टिंग लगती है, सबसे ज्यादा एक लाइमलाइट वाली पोस्टिंग, कि आपके दिमाग में आईएएस का नाम सुनते हैं क्या पोस्टिंग आती है, डीसी या डीएम। वो जो पोस्ट है इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक पूरे जिले का मजिस्ट्रेट। अब जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि तीनों पोस्ट के पीछे मजिस्ट्रेट वर्ड लग रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये एज अ मजिस्ट्रेट ही एक्ट करेंगे। इनके पास मल्टीपल पावर्स होती हैं। आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ भी सोच लो, कोई भी डिपार्टमेंट सोच लो, वो डीएम को ही रिपोर्ट करेगा अल्टीमेटली। बेसिकली एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक मालिक होता है डीएम, जिसको आप डीसी भी बोल देते हो, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। इसको कलेक्टर भी बोला जाता है। हम मूवीज के अंदर कई बार देखते हैं कलेक्टर साहब, ये टर्म भी हमें बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो ये जो आप जैसे गाड़ी के आगे देख रहे हो कलेक्टर लिखा है, तो ये कलेक्टर टर्म कहां से आई है? ये कलेक्टर टर्म पुराने टाइम से चलती आ रही है, ब्रिटिशर्स के टाइम से भी चलती आ रही है ये टर्म। बेसिकली एज अ कलेक्टर जो मेन काम होता था वो होता था रेवेन्यू कलेक्शन।
पूरे जिले का जो रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मा था वो कलेक्टर के अंडर होता था। सो आज की डेट में भी डीएम के पास ये पावर है इन एडिशन टू अदर पावर्स। सो इनको कलेक्टर भी बोल देते हैं। इसी तरह एज अ मजिस्ट्रेट जब आप एक्ट करते हो वो वाली पावर भी है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोल देते हैं। बट आप चाहे एजुकेशन ले लो, चाहे एग्रीकल्चर ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ लो, उस डिस्ट्रिक्ट का कोई भी फंक्शन पकड़ लो, वो अल्टीमेटली डीएम को ही रिपोर्ट करेगा। सब डिवीजन का एसडीएम को रिपोर्ट करेगा, एसडीएम आगे एडीएम को रिपोर्ट करेगा और एडीएम किसको असिस्ट करेगा? डीएम को। सो इस तरह से प्रमोशन चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेट की बाइफर्केशन होती है डिवीजन की, और डिवीजन की आगे होती है डिस्ट्रिक्ट में। सो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर है डिवीजन, तो डिवीजन का जो हेड होता है एक आईएएस ऑफिसर, जो फील्ड पोस्टिंग में हम बोलते हैं, वो होता है डिविजनल कमिश्नर। सो डीएम जो होते हैं वो डिविजनल कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। सो एक डिविजनल कमिश्नर के अंडर मल्टीपल डीएम होंगे। जो भी उस डिवीजन के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट्स देखोगे, 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स, उन सारों के जो डीएम हैं वो डिविजनल कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे। सो आई होप अब आपको फील्ड पोस्टिंग के रिगार्डिंग क्लैरिटी होगी है। यहां आपको ये क्लैरिटी होनी भी जरूरी है कि जब आप फील्ड पोस्टिंग में होते हो या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे होते हो, जो कि अब हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट को होगी डायरेक्टली। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं यूपीएससी के थ्रू आया हूं, किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के थ्रू नहीं आया हूं, तो मेरी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होगी। नहीं, क्योंकि आपको एक कार्डर अलॉट कर दिया गया तो आप स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम से कोई रिपोर्ट चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रूट होके ही जाएगी। सो इस चीज की क्लैरिटी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हो कि इसको फील्ड पोस्टिंग क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको एक ज्यूरिसडिक्शन दे दिया गया है जिसके आप मालिक हो। आप उस पूरे ज्यूरिसडिक्शन को संभाल रहे हो, आप उसके एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो। बेसिकली यू आर द हेड ऑफ दैट फील्ड ऑफिस। आपको बहुत सा टाइम फील्ड में भी जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि ऑफिस में बैठ के ही काम करोगे। अगर आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो उसके लिए आपको फील्ड में जाके इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेंगी चीजें सही से एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सो फील्ड में आपको काफी वक्त गुजारना पड़ेगा। अगर हम पर्क्स एंड फैसिलिटीज की बात करें तो जो लेवल ऑफ फैसिलिटीज आपको फील्ड पोस्टिंग्स के दौरान मिलेंगी, मतलब अपने इनिशियल फेज ऑफ करियर में मिलेंगी, उस लेवल की फैसिलिटीज आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। ये सरप्राइजिंग है बट ये एक फैक्ट है। जो फैसिलिटीज एक डीएम एंजॉय करता है, एक एडीएम या एसडीएम एंजॉय करता है, वो लेवल ऑफ फैसिलिटीज आपको अपने करियर में बहुत आगे बढ़ के भी नहीं मिलेंगी। नॉर्मली आपको लगता है जैसे जैसे मैं सीनियर होता चला जाऊंगा तो मेरी फैसिलिटीज भी बढ़ती चली जाएंगी। लोगों के दिमाग में कई बार ये चीज रहती है कि डीएम एक आईएएस ऑफिसर इतनी जल्दी बन जाता है, उसके बाद इतना लंबा करियर है, उसमें तो पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज बढ़ जाती होंगी। बट नहीं, डीएम को जो फैसिलिटीज मिलती है ना, वो अपने आप में ही यूनिक है। आपको एक बड़ा सा आलीशान सा सरकारी बंगला मिलेगा जो आपको बड़ी अट्रैक्ट करती है चीज। इसके अलावा इस तरह की गाड़ियां भी आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, चीज आपको बड़ी ग्लैमरस लगती है सोशल मीडिया पे। इस तरह की कोई एक फोटो बंदा डाल दे सही, उसके बाद तो भर भर के लाइक्स आएंगे उस फोटो पे, वायरल हो जाएगी वो फोटो कि डीसी की गाड़ी के साथ कोई इंसान खड़ा है, सरकारी गाड़ी के साथ कोई इंसान खड़ा है। इतना क्रेज हो चुका है इन गाड़ियों का आजकल सोशल मीडिया के थ्रू। एक डीसी के पास अपनी गाड़ी के अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियां डिस्पोजल पे होती हैं। सो उसके लिए एक सरकारी गाड़ी बड़ी एक नॉर्मल सी चीज बन जाती है। जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद ये चीजें आपको लगेंगी ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं, क्योंकि दूर से हर चीज बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। सो इसके अलावा भी आपको गनमैन मिलेगा, आपको नौकर चाकर मिलेंगे, घर में माली मिल जाएंगे, कुक मिल जाएंगे, मतलब पूरा आपको ऐशो आराम मिलेगा ही मिलेगा। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, ये भी समझो। आप सिर्फ ये ना इमेजिन किया करो घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, माली लगा हुआ है तो मेरे ऐश ही ऐश है। एक फैक्ट है कि एक बंदा जब डीसी होता है, एसडीएम है, उस टाइम वो तो काम में ही खोया रहता है दिन रात, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो। इंजॉय उसकी फैमिली करती है, उसके बाकी के लोग करते हैं। ये चीज आप समझ लो, क्योंकि आपका मोस्टली जो दिमाग है, टाइम है, वो ऑफिस में फील्ड में ही निकलेगा। घर में भी बैठे होगे, घर के लॉन में भी बैठे होगे, दिमाग में ऑफिस का काम ही चल रहा होगा, कोई ना कोई प्रेशर ही चल रहा होगा। पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आपको रिपोर्ट करना है डायरेक्टली सीएम को, मिनिस्टर्स को। अब हम चलते हैं उन पोस्टिंग्स के ऊपर जब आप एक स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो। अब इसमें आपको फील्ड में ज्यादा नहीं जाना पड़ता, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस में ही निकलता है। आप अपनी हायरार्की में ऊपर नीचे रिपोर्ट करते हो, या जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनसे कोई मुद्दे पे आप रिपोर्ट मांग सकते हो तो वो आपको रिपोर्ट भेज देंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि एसडीएम, डीएम है, मान लो आप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हुए हो, तो वहां पे रहते हुए आप एक
डीएम से, एक एसडीएम से, उनके सब डिवीजन में या डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड, क्या स्टैट्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मांग सकते हैं, वो आपको रिपोर्ट करेंगे, हेडक्वार्टर को उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। सो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी जो डिपार्टमेंट है, जो एक आईएएस ऑफिसर उस डिपार्टमेंट में अगर जाते ही लगेगा तो किस पोस्ट पे लगेगा, अंडर सेक्रेटरी। उसके बाद जब उसका प्रमोशन हो जाएगा तो डेप्यूटी सेक्रेटरी, देन ज्वाइंट सेक्रेटरी। अब आपको यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी या डायरेक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट है हिरार्की जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होती है। जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डेपुटेशन पे जाते हैं वहां आपको डिफरेंट हिरार्की मिलेगी, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी या डायरेक्टर, किसी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर की पोस्ट होगी, कहीं स्पेशल सेक्रेटरी की होगी, ऐसे ही किसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी की होगी, कहीं कमिश्नर की होगी। ये इक्विवेलेंट पोस्ट मैंने यहाँ दिखा रखी है। इसके अलावा फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपने बहुत बार सुना होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी देख रहा है। उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी जो कि एक पोस्ट होती है, ये उस स्टेट का एक आप कह सकते हो सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, डायरेक्टली जो सीएम को रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये एक तरह से बेसिकली पूरी स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उनको हेड करते हैं चीफ सेक्रेटरी। यहाँ जो आप फोटो देख रहे हो ये राजस्थान के सेक्रेटरीट की फोटो है। तो सेक्रेटरीट में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलग अलग डिपार्टमेंट के बैठेंगे, यहाँ मिनिस्टर्स के, सीएम के भी ऑफिसेज होंगे। यहाँ आपको अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी भी दिख जाएंगे, इससे लोअर रैंक के ऑफिशियल्स भी दिख जाएंगे। सो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की भी पोस्टिंग्स आपको मिलेंगी, सिर्फ वही फील्ड पोस्टिंग्स ही नहीं मिलेंगी। अब अगर हम इन स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल पोस्टिंग्स की फैसिलिटीज की बात करें तो डेफिनेटली वो उस लेवल की नहीं होंगी जो कि फील्ड पोस्टिंग्स में मिलती हैं। आपको उस लेवल के बड़े बंगले नहीं मिलेंगे, उतने नौकर चाकर नहीं मिलेंगे, वैसे कुक माली वगैरह नहीं मिलेंगे। सरकारी गाड़ी किसी पोस्ट पे आपको मिल सकती है, किसी पोस्ट पे हो सकता है जिस डिपार्टमेंट में आप लगे हुए हो, मान लो आप अंडर सेक्रेटरी लगे हुए हो सकता है जिस डिपार्टमेंट में आप लगे हो वहां पे अंडर सेक्रेटरी के लिए अलग से एक डेडिकेटेड कार ना हो, वहां पे स्टाफ कार हो, कई ऑफिसर्स के लिए एक गाड़ियों का पूल हो। तो हो सकता है जब कभी आपको किसी ऑफिशियल वर्क के लिए जाना है तो आपको उन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी यूज करनी पड़े, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो आपको एक एसडीएम या डीएम रहते हुए आती है कि आपके लिए तो दुनिया भर की गाड़ियां अवेलेबल हैं। सो ये सब चीजें वेरी करेंगी। आपको ये चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि हो सकता है एक ही काडर में जब आपको कोई बैचमेट लगा है या आपका कोई जूनियर लगा है उसके पास ज्यादा फैसिलिटीज हैं, आपके पास कम है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग कुछ और है उस टाइम पे। सो उस टाइम आपको ये नहीं सोचना है मैं इससे सीनियर आईएएस ऑफिसर हूँ, ये ज्यादा फैसिलिटीज लेके बैठा है, ये इतनी गाड़ियां लेके बैठा हुआ है, वो उसकी पोस्टिंग के साथ है। सो ये सब चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जब एक आईएएस ऑफिसर डेपुटेशन पे मतलब टेम्परेरी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व करने जाता है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जब आप जा रहे हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री में जा रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जा रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जा रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा रहे हो, किसी भी मिनिस्ट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में जब आप सर्व करने जा रहे हो तो वहां पे आपके क्या रैंक होते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर जब पहली पोस्टिंग पे अगर लग गया किसी मिनिस्ट्री में तो उसका रैंक होगा असिस्टेंट सेक्रेटरी। अब यहाँ पीछे देखो स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में आपको जो फर्स्ट रैंक मिला था वो अंडर सेक्रेटरी का मिला था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो अंडर सेक्रेटरी का आपका रैंक होता है वो फर्स्ट प्रमोशन के बाद आपको मिलता है। उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी, देन डायरेक्टर, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, और यहाँ हम देखेंगे तो ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके बाद डायरेक्टर। तो डिफरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट की पोस्टिंग्स अलग चलती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग चलती हैं। यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है पॉलिसी मेकिंग की, अगर हम बात करें बहुत पावरफुल पोस्ट होती है किसी भी मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी। अब ये जो सेक्रेटरी की पोस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है किसी भी मिनिस्ट्री के लिए। ये उस मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जो कि डायरेक्टली उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। सो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इनको रिपोर्ट करेगी। सो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है। अब आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ले लो तो होम सेक्रेटरी कौन होता है, एक आईएएस ऑफिसर, जबकि हमारे जो पूरी इंडिया की पुलिस है सारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके अंडर हैं। सो आप देख रहे हो एक आईएएस ऑफिसर होम सेक्रेटरी है और सारी की सारी जो मशीनरी है, पुलिस मशीनरी है, उनके अंडर आ रही है। उसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर, आईआरएस इनकम टैक्स, आईआरएस कस्टम्स जो भी हैं चाहे उसी एग्जाम के थ्रू आए हैं, बट रिपोर्टिंग किसको हो रही है, एक आईएएस ऑफिसर को। ऐसे डिफेंस सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर। सो इसी वजह से आईएएस की जॉब
को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि प्रमोशंस बहुत तेज हैं। तो फास्ट प्रमोशंस होने की वजह से अगर ये लोग सिविल सर्विसेज में एक अर्ली एज में एंटर कर जाते हैं तो सेक्रेटरी लेवल तक, ऊपर वाले लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो टॉप मोस्ट एक आईएएस ऑफिसर के लिए पोस्ट है वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। अब इनके अंडर होते हैं सारे के सारे सेक्रेटरी, सारे के सारे सेक्रेटरी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के इनको रिपोर्ट करेंगे। सो सारी की सारे जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको ओवरलुक करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, सब के सब इनको रिपोर्ट करेंगे। सो आई होप अब आपको क्लैरिटी हो रही है। अगर अब हम यहाँ फैसिलिटीज की बात करें तो इस लेवल तक मोस्ट ऑफ द केसेस में मिनिस्ट्रीज में आपको एक गवर्नमेंट व्हीकल भी नहीं मिलता है। तो अगर आप एज एन आईएएस ऑफिसर डेप्यूटी सेक्रेटरी बन के चले गए किसी मिनिस्ट्री में, तो ये मत सोचना कि आपको वहां पे गवर्नमेंट व्हीकल मिलेगा, मुझे ड्राइवर मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, बड़ा सा बंगला मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। आपको नॉर्मल सी गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलेगी, गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा, खुद अपना गाड़ी से आओगे, या जैसे भी आप अपनी गाड़ी हायर करना चाहते हो पर्सनल, वो आपकी मर्जी है, बट आपको अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अपनी गाड़ी से खुद जाओगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके जाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, बट ऑफिशियली आपको इस लेवल तक गवर्नमेंट व्हीकल नहीं मिलेगा। ये चीज पता होनी चाहिए। अब इसी वजह से मैं बोल रहा था, अब देखोगे डायरेक्टर बन गए हो मिनिस्ट्री के अंदर, बट गवर्नमेंट व्हीकल तक नहीं मिल रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे आपको क्या लगता है, डीएम लेवल की आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी? पावरफुल पोस्ट बहुत है ज्वाइंट सेक्रेटरी की, बट फैसिलिटीज की बात करूं, जो चीजें आपको बड़ी आउटर चीजें अट्रैक्ट करती हैं वो नहीं मिलेंगी यहाँ पे। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद एक बार जो हमने अभी तक 3 तरह की अलग अलग पोस्टिंग्स डिस्कस की हैं, उनको मैंने हिरार्की वाइज कंपैरिजन करके दिखा दिया है कि फील्ड पोस्टिंग में एक एसडीएम स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी के बराबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी के बराबर है। इसी तरह से आप एक बार ओवरव्यू ले सकते हो। जैसे कि आप डीएम देखोगे तो डीएम की जो पोस्ट होती है वो इन रैंक्स के बराबर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के। इसी तरह से जो चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का, जो मैंने कहा था स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का हेड होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेक्रेटरी पोस्ट के बराबर है। सो इस तरह से आपको अब क्लैरिटी हो गई है पोस्ट के रिगार्डिंग। अब आप ये नहीं सोचोगे कि अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर बनने का ड्रीम ले रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ डीएम या एसडीएम पोस्ट पे ही लगूंगा, मेरा सारा करियर ऐसे ही जाएगा। जो बच्चे सोचते हैं ना कि आईएएस ऑफिसर आप लगे हुए हो तो डीएम की पोस्ट पे क्यों नहीं लगे हुए, उनका अब आंसर आपको मिल जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। पर्क्स एंड फैसिलिटीज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई थिंक मैंने साथ साथ तीनों का कंपैरिजन आपको बताई दिया, तो आपको एक अच्छा ओवरव्यू ऑलरेडी मिल गया है। इसके बाद प्रेशर एंड चैलेंजेस। बहुत बच्चों को इस चीज की टेंशन रहती है, जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि एग्जैक्टली कितना प्रेशर होगा, कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। एक चीज मान के चलो, अगर आप सिविल सर्विसेज में एंटर कर रहे हो, खास करके आईएएस आईपीएस जैसी जॉब में, वो भी फील्ड पोस्टिंग के दौरान, तो आपको कई तरह के प्रेशर झेलने पड़ेंगे, बहुत तरह के चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं मेंटली बहुत वीक हूं, तो आप इस तरह की जॉब की तरफ मत देखो। यूपीएससी का जो इतना एक मेंटल स्ट्रेंथ चेक करने वाला प्रोसेस है एग्जाम का, वो इसीलिए है कि एटलीस्ट ये पता चल सके कि इंसान के पास एक एडिक्वेट मेंटल स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो प्रेशर तो झेलने पड़ेंगे, और एक तरह के नहीं, मल्टीपल प्रेशर्स झेलने पड़ेंगे। लोकल पब्लिक की तरफ से प्रेशर होगा, अलग अलग यूनियंस की तरफ से प्रेशर होगा, मीडिया की तरफ से अलग प्रेशर, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से प्रेशर। सो मल्टीपल प्रेशर्स तो डेफिनेटली होंगे। आपके अंदर एक वो बफर होना चाहिए दिमाग में जो कि इन प्रेशर्स को एब्जॉर्ब कर सके और फिर भी एफिशिएंटली काम कर सके। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत से चैलेंजेस भी होंगे, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस डेफिनेटली आएंगे। ऐसे ऐसे चैलेंजेस, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनके रिगार्डिंग आप रात को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे और सुबह होते होते आपके सामने होंगे। फिर आपको उनको टैकल करना होगा, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा। सो हर चीज़ के लिए आपको दिन रात प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। यही एक ब्यूटी है इस जॉब की, डाइवर्सिटी, अलग अलग चैलेंजेस। इस लेवल के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं जो शायद किसी और जॉब में आपको इतनी अर्ली एज में कभी भी फेस ना करने पड़े। तो एक आपको अलग लेवल की वो चीज मैच्योरिटी भी दे देती है। हर चीज के प्लस और माइनस हैं। जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा इतनी अर्ली एज में कहीं और नहीं मिलेगा। बट कुछ लोगों को हो जाता है कि मैं इतना प्रेशर क्यों झेलूं, इतने चैलेंजेस क्यों फेस करूं। तो वो आपको खुद को असेस करना है, क्या आप इन सब चीज़ों के लिए बने हो या नहीं बने हो। कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी एक फीलिंग देती है, वो इंजॉय करते हैं,
उनको ये चीज़ें एडवेंचरस लगती हैं, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। तो इस तरह से भी आपको खुद को असेस करना है। मैं आपके साथ बिल्कुल रियलिटी डिस्कस करूंगा सो डैट आपका लाइफ में डिसीजन बिल्कुल सही हो। फेक मोटिवेशन देने वाले दुनिया भर के आपको पेजेस मिल जाएंगे, दुनिया भर के आपको चैनल मिल जाएंगे। आपको फेक मोटिवेशन लेना है, वहां से लो। आपको मैंने यहाँ जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बता रहा हूँ, जो आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं वो भी बता रहा हूँ, सो डैट आप एक बैलेंस्ड वे से अपना एक सही डिसीजन ले पाओ। लास्ट हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ के अंदर। अगर लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाए तो फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाती है लाइफ में। इस चीज का सिग्निफिकेंस आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पिक्स को देख के आपको ये नहीं समझना है कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि ऑफिस के अंदर कितना टाइम लगा रहे हो या जिम में कितना टाइम लगा रहे हो या अपनी जॉगिंग करने स्विमिंग में कितना टाइम लगा रहे हो। नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत सी चीजें आती हैं। आप खुद को कितना टाइम दे पा रहे हो, अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पा रहे हो, अपनी हॉबीज को, जो चीजें आपको खुशी देती हैं उन एक्टिविटीज को कितना टाइम दे पा रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर ऑफिशियल वर्क, वो चीज जरूरी है। उन चीजों को टाइम दोगे तभी वहां से बूस्ट मिलेगा कि आप अपना जो ऑफिशियल काम है उसको एफिशिएंटली कर पाओ, दिल से कर पाओ। सो वर्क लाइफ बैलेंस अलग अलग पोस्टिंग्स पे वेरी करेगा। आप ये नहीं कह सकते एक आईएएस ऑफिसर की जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे ही चलता है, नहीं। एक तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन सी है, कौन से डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड हो। उसके अलावा आपकी अपनी पर्सनल टाइम मैनेजमेंट कैसी है। हो सकता है कि आप ऐसी पोस्ट पे लगे हो जहां पे बहुत अच्छे से आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। आईएएस में नहीं हो, किसी अलाइड सर्विस में हो, बट आप अच्छे से कर सकते हो, बट आप फिर भी कहते हो मेरा तो वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी पर्सनल टाइम मैनेजमेंट ही बिगड़ी हुई है। तो अगर आप फील्ड पोस्टिंग की बात करो, एसडीएम, एडीएम, डीएम, यहां पे वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। आपकी फैमिली डेफिनेटली फैसिलिटीज को एंजॉय करेगी ही करेगी, बट जिस इंसान ने इतनी मेहनत करके कोई एग्जाम क्रैक किया है, जो दिन रात सर्विस में भी मेहनत कर रहा है, वो भी खुश हो ना अंदर से। वो खुशी कहां से आएगी? जब वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहेगा। आप खुद को खुशी देने वाली एक्टिविटीज को भी टाइम दोगे, अपनों को भी टाइम दोगे, अपने रिलेशंस को भी टाइम दोगे। सो पर्सनल टाइम मैनेजमेंट तो जरूरी है ही है। अगर किसी इंसान की पर्सनल टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हो सकता है वो डीएम रहते हुए, एसडीएम रहते हुए भी अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर ले। इसके अलावा अगर हम डिपार्टमेंटल पोस्टिंग्स की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा, तो आप सैटरडे संडे अपना पर्सनल टाइम एंजॉय कर सकते हो। मोस्टली बाकी डेज पे भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ रहा है। कुछ सिनेरियोज में डेफिनेटली वेरी कर सकता है। लाइक जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप डेपुटेशन पे हो, तो मान लो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो उस टाइम कंपैरेटिवली हेक्टिक होगा। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग टाइम पे हेक्टिक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड, बट फील्ड पोस्टिंग के दौरान तो हेक्टिक होगा ही होगा। उस टाइम पे आप सैटरडे संडे भूल जाओ, उस टाइम पे पब्लिक हॉलीडेज भूल जाओ। जब पब्लिक हॉलीडेज होती हैं तो आपका काम उल्टा बढ़ जाता है, फेस्टिवल सीजन में आपका काम उल्टा बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो, आपको इन चीज़ों के लिए पैशनेट होना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को इंजॉय कर पाओगे। सो वेरी करेगा। कोई आपको पोस्ट मिलेगी बड़ी रिलैक्स थी, आपको लगेगा ये टाइम मैं बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा हूं, बट जिस इंसान को चैलेंजेस पसंद है वो कहेगा ये तो बड़ा बोरिंग टाइम चल रहा है। तो हर इंसान की नेचर अलग है, हर इंसान के लिए अलग पोस्ट अलग तरीके से काम करेगी, अलग तरह की आपको फीलिंग देगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आपको पता है एक आईएएस ऑफिसर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं। मैंने डेपुटेशन की बात की थी, तो आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क एक्सपीरियंस, पास्ट में आपने किस किस तरह के डिपार्टमेंट्स में काम किया है, उस हिसाब से आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हो। आप अपनी सर्विस के दौरान हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो। इस पे भी मैं अलग से एक सेशन बना दूंगा जिसमें मैं डिस्कस कर लूंगा कि किस तरह से आप सर्विस में रहते हुए हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो और किन किन केसेस में किस तरह से गवर्नमेंट भी आपको फंडिंग कर सकती है, आपकी फीस का कुछ पार्ट गवर्नमेंट भी दे सकती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन के बाद आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया है आईएएस जॉब के रिगार्डिंग। अब आप असेस कर सकते हो कि आप इसके लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो या नहीं हो। डेफिनेटली इंडिया के अंदर आईएएस का टैग एक बहुत बड़ा टैग है। आपके बहुत से काम आपके नाम से, आपके एक फोन से हो जाते हैं, आपके इस टैग से हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक आईएएस ऑफिसर का हमारी सोसाइटी में अलग ही एक रिस्पेक्ट का लेवल है, अलग ही एक दर्जा है।
तो डेफिनेटली अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे तो अपने रिलेटिव्स में, सोसाइटी में एक अलग लेवल पे देखे जाओगे, अलग लेवल की आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी। बट हमेशा याद रखो, हमने जिंदगी में काम अपनी खुशी के लिए करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए करना है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। तो वो चीज़ तभी हो पाएगी अगर आप ये चीज़ सही से असेस करोगे, सारे के सारे पैरामीटर्स जो मैंने आज डिस्कस किए हैं, फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कि आप एक सही कैंडिडेट हो या नहीं। अगर ये सारा असेसमेंट करने के बाद और कुछ एक सर्विंग आईएएस ऑफिसर से पर्सनली इंटरेक्ट करने के बाद आपको अंदर से ये एक फीलिंग आती है कि जो आपका आईएएस को लेकर सपना है वो एक प्रैक्टिकल सपना है, आप एक सही कैंडिडेट हो आईएएस के लिए, आपके लिए ये चैलेंजिंग जॉब बनी है, तो डेफिनेटली फिर दिन रात मेहनत करो, पूरे डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ मेहनत करो और जल्द से जल्द अपना ये सपना पूरा करो। जय हिंद।